हेलो गाइस, वेलकम टू हॉलीवुड इन हिंदी। तो आज हम बात करने वाले हैं मूवी द कॉन्जरिंग 3 डेविल मेड मी डू इट के बारे में। मूवी की शुरुआत करने से पहले आपको बता दें कि ये मूवी पूरी तरह से एक सत्य घटना पर आधारित है जिसने पूरे अमेरिका को हिलाकर रख दिया था। साथ ही इस मूवी के 2 पार्ट्स ऑलरेडी रिलीज हो चुके हैं जिसके एक्सप्लेनेशन हमने हमारे चैनल पर डाल दिए हैं, और अगर आप उन्हें देखना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक से या फिर कमेंट के थ्रू जाकर उसे देख सकते हैं। तो मूवी की शुरुआत 18 जुलाई 1981 को होती है, जहां एड और लॉरेन जो कि पैरानॉमिनल एक्सपर्ट्स होते हैं वो गेटजेल हाउस में आए होते हैं। दरअसल वो एक 8 साल के बच्चे जिसका नाम डेविड होता है उसकी एक्सोर्सिज्म को डॉक्यूमेंट करने आए होते हैं, और इस एक्सोर्सिज्म को फादर गॉर्डन करने वाले थे। हम वहाँ उनके साथ डेविड के पिता, उसकी बहन डेबी गेटजेल और डेबी के बॉयफ्रेंड आर्नी जॉनसन को भी देखते हैं, जो डेविड को काफी पसंद करता था। खैर, जब डेविड कमरे में अकेला होता है तो उसे अपने डोर पर एक नॉक सुनाई देती है, जिससे डरकर वो वॉशरूम में जाकर छुप जाता है। पर तभी उसे एक भूतिया हाथ नजर आता है, जिसके बाद शावर से खून गिरने लगता है, जिससे घबराकर डेविड चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनकर सभी घर वाले उसके पास पहुंचते हैं। पर इस पॉइंट तक डेविड पोजेस हो चुका होता है, और तभी वो अपने फादर के पैरों पर स्टेप कर देता है और अपनी सुपरनैचुरल पावर से दीवारों को स्क्रैच करने लगता है। इस पॉइंट तक फादर गॉर्डन भी पहुंच चुके होते हैं, जो एड और लॉरेन के साथ मिलकर एक्सोर्सिज्म का प्रोसेस शुरू कर देते हैं। इस एक्सोर्सिज्म के दौरान डेविड बहुत ही वायलेंट होकर सब पर अटैक करता है, और जब लॉरेन उसे टच करती है तो उन्हें बहुत ही अजीब से विजन्स आते हैं, जिसके बाद डेविड एड पर यह बोलकर अटैक करता है कि गॉडमैन, मैं तुम्हारे दिल को रोक दूंगा। पर तभी आर्नी बीच में आ जाता है और वो डेविड को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो डीमन से कहता है कि वो डेविड को छोड़कर उसे पोजेस कर ले। तभी हम देख पाते हैं कि डेविड अपने आप ठीक होने लगता है और आर्नी की आंखें अजीब तरह की हो जाती है, जैसे कि वो पोजेस हो गया हो। सबको लगता है कि एक्सोर्सिज्म सक्सेसफुल रहा, पर उसी दौरान एड को हार्ट अटैक आ जाता है, जिस वजह से वो हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं और वो होश में नहीं होते। पर इस घटना के कुछ दिन बाद हम आर्नी और डेबी को ब्रुकफील्ड शहर में देखते हैं, जहां डेबी एक ब्रूनो नाम के बंदे के पास एज अ डॉग ग्रूमर काम कर रही थी, और वे दोनों ब्रूनो के अपार्टमेंट में रेंट फ्री रहते थे। पर आर्नी वहां से मूव आउट होना चाहता था। दरअसल आर्नी को वहां हमेशा भूतिया गतिविधियों का एहसास होता था और उसे हमेशा एक औरत खुद के ऊपर हमला करती हुई नजर आती थी। एक दिन आर्नी जब चेन सॉ से पेड़ काट रहा होता है, उसी दौरान वो औरत उसे दोबारा नजर आती है, जिसे देखकर वो घबरा जाता है और चेन सॉ अपने आप स्टार्ट होकर जमीन पर नीचे गिर पड़ता है। आर्नी इस बात से परेशान होकर घर लौट आता है, जहां ब्रूनो ड्रिंक कर रहा होता है और वो आर्नी को भी अपने साथ एंजॉय करने के लिए कहता है। उसके बाद ब्रूनो लाउड म्यूजिक प्ले करता है और डेबी के साथ डांस करने लगता है, पर आर्नी एक अलग ही मूड में होता है और उसे ऐसा लगता है कि ब्रूनो एक डीमन है जो डेबी पर अटैक कर रहा होता है, और इस वजह से वो डेबी को वहां से लेकर भागने लगता है। पर इन रियलिटी वहां ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता। पर आर्नी को तभी लगता है कि ब्रूनो उस पर अटैक करने आ रहा है, इसीलिए वो मल्टीपल टाइम उसे स्टैब कर कर मार देता है। इसी दौरान एड को हॉस्पिटल में होश आ जाता है और वो लॉरेन को बताते हैं कि डीमन अब आर्नी के अंदर है। लॉरेन ऑफिसर थॉमस को कॉल कर कर कहती है कि बुकफील्ड कैनल पर कोई हादसा हो सकता है, पर अब तक काफी देर हो चुकी थी। वहीं दूसरी तरफ आर्नी पोजेस स्टेट में स्ट्रीट्स पर चल रहा होता है, जहां उसे एक पुलिस वाला रोकता है, और तब आर्नी अपने होश में आता है। तब हमें ये पता चलता है कि आर्नी ने ब्रूनो को करीबन 22 बार स्टैब किया था, और पिछले 193 इयर्स की ब्रुकफील्ड हिस्ट्री में ये पहला मर्डर केस था। एड और लॉरेन आर्नी से जेल में मिलने जाते हैं, जहां वो बाइबल रिसाइड कर पाता है। इसका मतलब ये होता है कि डीमन अब उसके ऊपर सवार नहीं है। पर एड इस बात पे बिल्कुल श्योर होते हैं कि मर्डर के दिन उसके ऊपर डीमन जरूर सवार था। इस बात को वॉरेंस आर्नी के लॉयर्स को कोर्ट में पेश करने के लिए कहते हैं, पर लॉयर इससे साफ इनकार कर देती है, क्योंकि इस तरह की हियरिंग कोर्ट में कभी भी सक्सेसफुल नहीं होती। साथ ही लॉयर भी खुद इन सारी चीजों में विश्वास नहीं करती थी। इसीलिए एड उसे अपने घर पर रात को डिनर पे इनवाइट करते हैं, साथ ही उसे एनाबेल डॉल से मिलाने के लिए भी कहते हैं। 19 सितंबर 1981 में डेनबरी सुपीरियर कोर्ट में आर्नी की हियरिंग होती है, जहां लॉयर आर्नी को ये कहकर डिफेंड करती है कि उसने डेमोनिक पोजेशन के स्टेट में मर्डर किया था। हालांकि वो जानते थे कि कोर्ट इन चीजों में विश्वास नहीं करता और एट द एंड आर्नी को डेथ पेनल्टी ही मिलेगी, बट स्टिल वो इस बात को सामने रखते हैं।
इस बात से हमें ये पता चलता है कि एनाबेल डॉल ने लॉयर को काफी अच्छी तरह से डरा दिया था। इस पॉइंट पे लॉरेन ये कहती है कि आर्नी का डीमन अपने आप ही गायब हो गया था और यूजुअली ऐसा नहीं होता, इसीलिए वो लोग एक्सॉर्सिज्म वाले दिन की टेप को दोबारा से रिवाइंड कर सुनने लगते हैं और कहानी फ्लैशबैक में जाती है। जब आर्नी और डेबी पहली बार उस घर में मूव हुए थे, शिफ्ट करते वक्त डेविड एक कमरे में जाता है जहाँ एक वाटर बेड होता है, जिसे देखकर वो उसके ऊपर खेलने लगता है और हमें ये पता चलता है कि वाटर बेड के अंदर दरअसल एक डीमन होता है जो डेविड पर अटैक कर उसे अंदर खींचने की कोशिश करता है। खैर, डेविड इस हमले से बच तो जाता है, पर पानी गिरने की वजह से वहाँ का वुडन फ्लोर खराब हो जाता है। जब प्रेजेंट डेट में एड उस रूम को चेक करते हैं तो वो कहते हैं कि ये फ्लोर पानी की वजह से खराब नहीं हुआ है, जिसे प्रॉपर्ली चेक करने के लिए लॉरेन घर के नीचे एक छोटे से स्पेस में जाती है जहां बहुत सारे चूहे एक बोरी के आसपास मंडरा रहे होते हैं। जब लॉरेन उस बोरी को हटाती है तो वो वहां एक विच टोटम यानी कि काला जादू की हुई एक चीज को पाती है, जिसकी वो तुरंत ही तस्वीर ले लेती है, जिसे देखकर हमें ये समझ आता है कि वहाँ किसी तरह का सैटानिक रिचुअल यानी कि तंत्र मंत्र किया गया था और डीमन को वहाँ बुलाया गया था, जिसने पहले डेविड को और उसके बाद आर्नी को पोजेस किया था। इसका मतलब ये था कि उन पर किसी ने एक कर्ज डाला है और क्योंकि किसी के बोलने पर वो डीमन इन्हें पोजेस कर रहा था, इसीलिए वो आर्नी के हाथों मर्डर करवाकर चला गया था, जिस वजह से आर्नी जेल में बाइबल को रिसाइड कर पाया था। इस पॉइंट पे फादर गॉर्डन वॉरेंस को फादर कैस्नर की मदद लेने के लिए कहते हैं, जिन्होंने कुछ साल पहले रैम कल्ट के डिसाइपल्स को एक्सपोज किया था। वॉरेंस तुरंत ही उनके पास पहुंचते हैं और उन्हें वो विच टोटम दिखाते हैं, जिसे देखकर फादर कैस्नर ये कहते हैं कि उन्होंने ऐसा तो नहीं पर इससे मिलता जुलता विच टोटम जरूर देख रखा है। जिसके बाद वो उन्हें अपने बेसमेंट में ले जाते हैं जहां उन्होंने रैम कल्ट की बहुत सारी तंत्र की चीजों को छुपा कर रखा था। साथ ही उन्हें ये भी बताते हैं कि उन्होंने 9 साल इन सारी चीजों पर स्टडी किया है। वो बताते हैं कि ये टोटम बहुत ही हाई लेवल का है और जो सैटनिस्ट यानी जो इंसान इस चीजों को कर रहा है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, जो एड और लॉरेन को भारी पड़ सकता है। इस पॉइंट पर हमें वो सैटनिस्ट दिखाई जाती है जो आर्नी की तस्वीर के साथ ब्लैक मैजिक कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ आर्नी को जेल में भूतिया गतिविधियों का एहसास होता है, जिसके बाद उसके ऊपर एक डीमन भी अटैक करता है। हम आगे देख पाते हैं कि एड एक डिटेक्टिव के कांटेक्ट में आते हैं, जिसे एक केस के दौरान सिमिलर विच टोटम मिला था। वॉरेंस डिटेक्टिव से मिलने जाते हैं जहां उन्हें ये पता चलता है कि 2 कॉलेज गर्ल केटी लिंकन और जेसिका स्ट्रॉन्ग अचानक से एक दिन गायब हो गई थी, जिसके कुछ दिन बाद उन्हें केटी लिंकन की डेड बॉडी मिली थी जिस पर 22 बार स्टैब किया गया था और उस दिन से जेसिका स्ट्रॉन्ग लापता थी। उसी दौरान जेसिका के घर से ये सिमिलर विच टोटम भी मिला था। अब ऑब्वियस सी बात थी कि डिटेक्टिव वॉरेंस के पोजेशन वाली बात को नहीं मानते थे, साथ ही वो लॉरेंस के विजन्स में भी विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए लॉरेन को टेस्ट करने के लिए वो उनके सामने 3 मर्डर वेपन्स रखते हैं, जिसमें एक ही रियल मर्डर वेपन था, जिसे लॉरेन तुरंत ही अपने पावर से पहचान लेती है। इसके बाद डिटेक्टिव वॉरेंस को उस जगह ले जाते हैं जहाँ उन्हें केटी की डेड बॉडी मिली थी। वहाँ पहुँचते ही लॉरेन को वहाँ हुए मर्डर का विजन आता है और वो देख पाती है कि केटी और जेसिका बेस्ट फ्रेंड्स थे और वो वहाँ चिल आउट कर रहे थे। उसी दौरान जेसिका पोजेस हो जाती है और वो केटी को 22 बार स्टैब करके मार देती है। इसी दौरान हम देख पाते हैं कि लॉरेन भी जेसिका के एक्शंस को मिमिक कर रही होती है। केटी को मारने के बाद जेसिका वहाँ से भागने लगती है और उसी तरह से लॉरेन भी वहाँ से भागने लगती है। वो भागते हुए एक क्लिफ के एज पर पहुँचती है जहाँ एड उसे फॉलो कर रहे होते हैं। तभी वहाँ एक डेमोनिक हाथ आता है जो लॉरेन को क्लिफ से नीचे खींचने की कोशिश करता है, पर एड मोमेंट पर लॉरेन को उसका हाथ पकड़कर उसे बचा लेते हैं। इस पूरे सीन से हमें ये पता चलता है कि जेसिका की बॉडी जरूर क्लिफ के नीचे रिवर में होगी, जिसके बाद सर्च टीम वहाँ पहुँचती है और उन्हें वहाँ रिवर में एक बॉडी भी मिलती है। और क्योंकि वॉरेंस ने डिटेक्टिव की मदद की होती है, इसीलिए वो केटी और जेसिका की केस फाइल वॉरेंस को दे देते हैं। उसी रात डेबी एड को कॉल कर ये बताती है कि डीमन आर्नी को खुद को मारने के लिए कह रहा है और एड उसे फादर न्यूमन से हेल्प लेने के लिए कहते हैं। फादर न्यूमन जेल पहुंचते हैं जहां वो होली वाटर की एक बोतल आर्नी को देते हैं और क्योंकि आर्नी बहुत ज्यादा डरा हुआ होता है, इसीलिए वो होली वाटर से सर्कल बनाकर उसके बीच में बैठकर प्रेयर्स करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेन ये कहती है कि इस कर्स को तोड़ा जा सकता है और इससे रिलेटेड विजन्स उसे एक्सॉर्सिज्म के दौरान भी आए थे। इसीलिए वो दोनों विजन्स को एक्सप्लोर करने के लिए एक मॉर्ग में जाते हैं जहां लॉरेन एक डेड बॉडी को टच कर कुछ कनेक्शन
फील करने की कोशिश करती है और उसी दौरान लॉरेन खुद को कुछ अनजान टनल्स में पाती है, जहां वो एक ऑल्टर यानी एक बड़ी सी टेबल को देखती है, जहां एक औरत आर्नी की फोटो को लेकर उस पर कुछ काला जादू कर रही होती है। वहीं दूसरी तरफ आर्नी जेल में होली वाटर के बोतल को तोड़कर अपने हाथ की नस काटने की कोशिश करता है और यहाँ हम देख पाते हैं कि दरअसल वो औरत आर्नी से ये सारी चीजें करवा रही होती है। अब जब लॉरेन ये चीजें देखती है तो वो चिल्लाकर इस प्रक्रिया को भंग कर देती है, जिस वजह से आर्नी की जान बच जाती है। क्योंकि कनेक्शन दोनों तरफ से वर्क कर रहा था, इसलिए सैटेनिस्ट मॉर्ग में एक लाश को जिंदा करके उसे लॉरेन पर हमला करवा देती है। पर तभी एड बीच में आ जाते हैं और वो लॉरेन को धक्का देकर कनेक्शन तोड़ देते हैं, जिसके तुरंत बाद वो डेबी के पास पहुंचते हैं, जहां उन्हें एक बुक मिलती है और उन्हें उस बुक के थ्रू ये पता चलता है कि कर्स को पूरा करने के लिए पहले एक मर्डर और उसके बाद एक सुसाइड करना होता है। आर्नी ने मर्डर तो कर दिया है और अब इस कर्स को पूरा करने के लिए उसे मरना पड़ेगा। साथ ही उन्हें ये भी पता चलता है कि इस कर्स को तोड़ने के लिए उन्हें वो ऑल्टर यानी कि उस सैटेनिस्ट के टेबल को तोड़ना पड़ेगा, जिस पर वो काला जादू कर रही है। बुक में और भी चीजें लिखी हुई होती है, पर लैटिन में होने के कारण वो उसे पढ़ नहीं पाते। उसी दौरान लॉरेन ये बताती है कि उसने अपने विजन में उस टेबल को एक टनल में देखा था, जहां ट्रेन की आवाजें आ रही थी। पर उसी दौरान एड तुरंत बेहोश हो जाते हैं और जब उनकी आंखें खुलती है तो वो खुद को बिस्तर पर पाते हैं। तभी मॉर्ग वाली लाश एड पर हमला करने आती है, जिससे बचने के लिए एड उस पर स्टैब करने की कोशिश करते हैं और तुरंत होश में आ जाते हैं। तब हमें ये पता चलता है कि एड दरअसल उस लाश पे नहीं बल्कि लॉरेन पर हमला कर रहे थे। इससे हमें ये पता चलता है कि सैटेनिस्ट का अगला शिकार कोई और नहीं बल्कि एड है और उनके घर से भी सिमिलर विश टोटम एक फ्लावर वास के टूटने पर मिलता है, जिसके फौरन बाद लॉरेन बुक को ट्रांसलेट करवाने के लिए फादर कैसनर के पास जाती है और दूसरी तरफ डेबी आर्नी के पास पहुंचती है, क्योंकि आज रात को वो सैटेनिस्ट आर्नी को मारने वाली थी। वहीं दूसरी तरफ एड को केटी जेसिका के केस फाइल और लॉरेन की प्रोवाइड की गई इन्फॉर्मेशन के थ्रू ये पता चलता है कि वो सैटेनिस्ट और कहीं नहीं बल्कि फादर कैसनर के घर के आसपास ही है। एड फौरन फादर कैसनर के घर के लिए निकलते हैं। मीनवाइल लॉरेन वहां पहुंच चुकी होती है और वो फादर को उस टेक्स्ट को ट्रांसलेट करने के लिए कहती है। फादर लॉरेन को ये बताते हैं कि इस कर्स को कंप्लीट करने के लिए 3 विक्टिम्स की जरूरत है, अ चाइल्ड, अ लवर एंड अ गॉड्स मैन यानी अ मैन ऑफ गॉड। जेसिका और केटी चाइल्ड थे, आर्नी एक लवर है और गॉड मैन है एड, यानी आर्नी और एड के मरते ही ये कर्स पूरा हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ फादर लॉरेन को दोबारा से अपने बेसमेंट में ले जाते हैं और वहां हमें मूवी के सबसे बड़े ट्विस्ट के बारे में पता चलता है। दरअसल जिस सैटेनिस्ट को हम बार बार तंत्र करते देख रहे थे वो कोई और नहीं बल्कि फादर कैसनर की बेटी थी, जिसका नाम आइसला था। दरअसल जब फादर तंत्र की चीजों के ऊपर पढ़ाई कर रहे थे तब आइसला को इन सारी चीजों में बहुत रुचि हो गई थी और वो इन सभी को करते हुए एक दिन फादर को छोड़कर चली गई थी। और फादर अब तक इसीलिए चुप थे क्योंकि वो दोबारा से आइसला से मिलना चाहते थे। वो उसे बताते हैं कि जब वो छोटी थी तो वो टनल्स को एक्सप्लोर किया करती थी और हो ना हो उसका ऑल्ट यानी उसका वो टेबल जरूर टनल्स में ही होगा। तभी वहाँ आइसला आ जाती है और वो अपने पिता की हत्या कर देती है। वहीं दूसरी तरफ लॉरेन नीचे के टनल्स में टेबल ढूंढने के लिए जाती है, जहाँ आइसला उसे फॉलो करती है। लॉरेन को टेबल मिल तो जाता है पर बहुत ज्यादा हैवी होने के कारण वो उसे तोड़ नहीं पाती और आइसला उसके पीछे आ जाती है। वहीं दूसरी तरफ एड भी फादर के घर पहुंचते हैं और वो एक मैनहोल के जरिए लॉरेन तक पहुंच जाते हैं, पर तभी आइसला वहां आ जाती है और उसकी आंखों में कुछ फूंक देती है, जिस वजह से वो पोजेस होकर लॉरेन पर हमला करने लगते हैं। जिसके बाद आइसला दोबारा से अपनी ऑकल्ट प्रैक्टिस शुरू कर देती है, जिस वजह से आर्नी जेल में पोजेस हो जाता है और वहाँ बहुत सी असाधारण गतिविधियां होने लगती है। वो हवा में उड़ते हुए खुद को मारने की कोशिश करता है और डेबी उसे बचाने में लग जाती है। यहीं दूसरी तरफ एड लॉरेन को मारने की कोशिश में लग जाते हैं। तभी लॉरेन उन्हें याद दिलाती है कि वो कैसे 30 साल पहले एक दूसरे से मिले थे और उन्हें प्यार हो गया था। ये सुनते ही एड अपने होश में आ जाते हैं और वो लॉरेन की जगह उस टेबल पर हमला कर देते हैं, जिस वजह से वो टेबल टूट जाती है और वो कर्स वहीं खत्म हो जाता है। इसके बाद सैटेनिस्ट आइसला उनके सामने आती है और वो डिफॉर्म होकर मरने लगती है, क्योंकि उसने अपनी सोल की डीलिंग डेविल के साथ की हुई होती है और क्योंकि अब कर्स टूट चुका होता है, इसी वजह से डेविल आइसला के सोल को अपने साथ लेकर चला जाता है। आखिर के कुछ सीन में हम एड को देख पाते हैं जो उस सैटेनिस्ट के कुछ सामान को अपने म्यूजियम में रख रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ आर्नी की हियरिंग होती है, जहां उसे 5 साल की सजा मिलती है और वो जेल में ही
डेबी से शादी भी कर लेता है और आज भी वो लोग अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ ही बिता रहे हैं। एट लास्ट हमें स्टोरी से जुड़े कुछ रियल इमेजेस और फुटेजेस दिखाए जाते हैं और द कॉन्जरिंग मूवी कुछ इसी तरह से खत्म हो जाती है।